जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि लगातार मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूं, एसएससी सीजीएल जिन लोगों का सपना है, तो घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। यकीन मानिए, हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत ही मतलब एक सिस्टमेटिक वे में जो वीडियोस जानी चाहिए, जिस तरीके से चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, एकदम जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम सिर्फ ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम और मेरी टीम, जो मैं हूं और मेरी टीम है, जो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बाकी की टीम हमारी मैथ्स पढ़ा रही है, कोई रीजनिंग पढ़ा रहा है, कोई जीएस पढ़ा रहा है। तो हर टीम अपना पूरा 100% देने का प्रयास कर रही है, ताकि सीजीएल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिस भी लेवल के आते हैं, हर उस लेवल के क्वेश्चंस को और हर उस लेवल के कॉन्सेप्ट को आपको तरीके से दिया जा सके, ताकि आपको लगे सर वास्तव में आप और आपकी टीम वास्तव में ढंग से मेहनत कर रही है और एकदम सीजीएल के पैटर्न पर मेहनत कर रही है। एक होता है मेहनत करना बेटा, और एक होता है डायरेक्शनल मेहनत होती है। हम डायरेक्शनल हार्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब हम एक डायरेक्शन में है कि हम इस तरीके से अगर चलेंगे तो एसएससी सीजीएल हमारा जगह सपना है वो 110% कवर। मैं अगर पर्सनली इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश के अंदर आपको तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 45 सवाल आपके मेंस में आपको इंग्लिश में करने हैं। 45 में से मैं आपको इस बात के लिए चैलेंज करता हूं कि 45 में से 44 आप सही करके आएंगे। 44 आउट ऑफ 45, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल। लेकिन मुझे अपनी तैयारी और अपने कंटेंट्स के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर और अपने पास्ट के जो हमारे सिलेक्शंस हैं, उस चीज़ के ऊपर मुझे इतना भरोसा है, इतना ट्रस्ट है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्योंकि ये बात मैंने कई बार करवाई है। इस साल 24 का भी मेंस का आंसर की आई, रिजल्ट नहीं आया है तो आंसर की में लड़कों का रिजल्ट पता लग जाता है। तो इस बार भी हमारे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 45 में से 45, 45 में से 44, 45 में से 43 सही किए। तो इस रिजल्ट के बिहाफ पे भी हमें लगता है कि नहीं यार, हम कर ले जाएंगे, क्योंकि अगर हमने पास्ट ईयर में ऐसा करके दिखाया है तो अभी भी हम करके दिखा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस क्या है कि हमारी ऑडियंस ऐसी हो, सुनने वाला ऐसा हो, समझने वाला ऐसा हो कि जो चीज़ों को मेरे एंगल से देखने का प्रयास करता हो। इंग्लिश को जिस नज़रिए से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस एंगल ऑफ थॉट को आप क्रिएट करें। आपको लगेगा सर वास्तव में इंग्लिश का सोचने का तरीका ही बदल गया, हमें अब किसी नियम या किसी अपवाद की जरूरत नहीं पड़ती। पहले आपको बहुत सारे नियम और बहुत सारे अपवाद पढ़ने पड़ते थे। मैं प्रॉमिस करता हूं एक सिंगल नियम और एक सिंगल अपवाद आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। हम बात करते थे, अपने लेक्चर की आते हैं बात करते। हम लोग कल स्टार्ट किए थे सब्जेक्टिव केस के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो मैंने बताया था बेटा कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बातचीत चल रही है, या जिस चीज के बारे में बातचीत चल रही है वो सब्जेक्ट है। लेकिन जो डूअर है, डूअर वो नहीं है जिसके बारे में बात चल रही है, डूअर वो है जो उस काम को कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने ये कहा था कि जिसके बारे में बात चल रही है वो सब्जेक्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ वो डूअर होगा कोई गारंटी नहीं है। वो डूअर होगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई डूअर है तो पक्का है बात भी उसी के बारे में चल रही होगी। तो कोई डूअर है तो सब्जेक्ट पक्का होगा। इसीलिए मैंने कहा था बेटा कि ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट डूअर, ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट डूअर, बट ऑल डूअर्स आर सब्जेक्ट्स। जितने डूअर्स होंगे वो सब्जेक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन जितने सब्जेक्ट होंगे वो डूअर होंगे कोई गारंटी नहीं है। सारे डूअर सब्जेक्ट होंगे तो मुझे पता है कि आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, कई लर्नर्स ऐसे होंगे जिनको ये बात आज पता लगी होगी कि सर सब्जेक्ट और डूअर अलग अलग होता है। क्योंकि इन जनरल हम लोग ये मानते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ऐसा हम बचपन से मानते आए हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब्जेक्ट और कर्ता दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों का कोई तालमेल नहीं। सब्जेक्ट और कर्ता दोनों का एकदम सिस्टम अलग अलग है। जब ये बात जान जाएंगे कि सब्जेक्ट और कर्ता अलग अलग है, वर्ब और क्रिया अलग अलग है, वर्ब अलग है क्रिया अलग है, हम बचपन से वर्ब को क्रिया मानते हैं, तो ये हमारी अपनी कमजोरियां थी, हमारी अपने कॉन्सेप्ट में वीकनेस थी। इन्हीं वजहों से हम, इन्हीं रीजन से हम कहीं ना कहीं इंग्लिश को समझ सीख नहीं पा रहे थे। ठीक है ना? तो इंग्लिश को अपने हिसाब से आप जरा डील मत करिए, मेरे हिसाब से डील करने का प्रयास करिए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा बेटा कि
वह मुझे, मैं कुछ हिंदी के सेंटेंस लिखकर आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और मजबूत करता हूं। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। फिर मैंने कहा कौन से अंग्रेजी पढ़ाता है। ये दो स्टेटमेंट लिखा गया। हमें क्या करना है, इस गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, खोजना है। क्योंकि आपको पता है बेटा, जुमा जुमा हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। बोलो हाँ, इतनी चीजें होंगी, यही चार चीजें होंगी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हमें वर्ब पता है, क्या पता है बेटा वर्ब के बारे में, कि वर्ब डूइंग भी हो सकती है, हैपनिंग भी हो सकती है, बीइंग भी हो सकती है। मतलब वर्ब एक्शन भी हो सकता है, वर्ब हैपनिंग भी हो सकती है और वर्ब स्टेटिव भी हो सकती है। अदर वर्ड के बारे में पता है, क्या पता है कि अदर वर्ड में चार लोग होते हैं और चारों एडवर्ब होते हैं। अदर वर्ड में चार लोग होते हैं और चारों ही एडवर्ब होते हैं। एक वेयर का रिप्लाई, एक हाउ का रिप्लाई, एक वाई का रिप्लाई और एक व्हेन का रिप्लाई। ये चार रिप्लाई लेने होते हैं। कहाँ से लेंगे रिप्लाई? वर्ब से लेंगे। तो जितने वर्ब से रिप्लाई लेंगे वही आपके एडवर्ब बनेंगे। तो अदर वर्ड में आप जान गए। अब बात जाननी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। बात जाननी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अगर हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बढ़िया समझ लिया तो हमारे पास सेंटेंस को समझने की क्षमता आ जाएगी। मतलब अब हम सेंटेंस को बढ़िया से समझ सीख पाएंगे। तो सब्जेक्ट हम समझ रहे हैं। सब्जेक्ट मतलब मैंने क्या बताया बेटा? सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात चल रही है, अबाउट हुम और व्हाट वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात चल रही है। यहाँ देखो, तुम्हें कुछ भी पाना पड़े, इंग्लिश में तुम्हें कुछ भी खोजना हो, चाहे सब्जेक्ट खोजना हो, चाहे ऑब्जेक्ट खोजना हो, चाहे अदर वर्ड खोजना हो, तुम जाना हमेशा वर्ब के पास। किसके पास? वर्ब के पास। देखो सब्जेक्ट लेना है तो कहाँ जाओगे भैया? वर्ब के पास। ऑब्जेक्ट लेना कहाँ जाओगे? वर्ब के पास। अदर वर्ड चाहिए तो कहाँ जाओगे? वर्ब के पास। इसका मतलब तुमको चाहिए कुछ भी, चाहे सब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट और चाहे अदर वर्ड, तीनों को पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा वर्ब के पास। जब वर्ब के पास जाओगे तो ही तुम सब्जेक्ट पाओगे, तो ही तुम ऑब्जेक्ट पाओगे, तो ही तुम अदर वर्ड पाओगे। अभी बात समझना, हमको जब वर्ब मिलेगा तभी ये तीन चीज मिलेंगी। आओ पहले ढूंढते हैं वर्ब कहाँ है। देखो इसमें वर्ब है पढ़ाना, इसमें भी वर्ब है पढ़ाना। अगर पढ़ाना वर्ब है तो कोई तो होगा जो पढ़ाने का काम कर रहा होगा। अच्छा, पढ़ाना कैसी वर्ब है? वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। हमने कहा वर्ब तीन होती है, मतलब वर्ब के तीन एट्रीब्यूट्स होते हैं। तीन नहीं होती, वर्ब के तीन एट्रीब्यूट है कि वर्ब एक्शन भी हो सकती है, वर्ब हैपनिंग भी हो सकती है और वर्ब स्टेटिव भी हो सकती है। तो पढ़ाना कैसी वर्ब हुई? एक्शन वर्ब हुई, क्योंकि आप करेंगे तो होगा, आप करेंगे तो होगा। तो मैंने कहा अगर पढ़ाना एक्शन है तो ये एक्शन वर्ब हो गई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, अगर ये एक्शन है तो कॉमन सेंस को क्या कहता है कि अगर कोई एक्शन कहीं पर हो रहा है तो कोई तो होगा, देयर मस्ट बी समवन हु इज परफॉर्मिंग दिस एक्शन, कि कोई तो होगा जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, अगर कोई कार्य कहीं पर हो रहा है तो उस कार्य को करने वाला भी तो होगा। तो उस कार्य को करने वाला कौन है बेटा? ये लड़का। वाह, इसी के बारे में बात चल रही है कि अंग्रेजी मुझे पढ़ाता है। बोले भाई किसके बारे में बात चल रही है, कौन पढ़ाता है तुमको अंग्रेजी? आपने कहा साहब वाह पढ़ाता है राजेश। मान राजेश है ये। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ इसको डूअर बोलना पड़ेगा। क्यों डूअर बोलना पड़ेगा? क्योंकि ये एक एक्शन कर रहा है, पढ़ाने का एक्शन कर रहा है। तो एक्शन को परफॉर्म करने वाला डूअर हो जाएगा, करने वाला डूअर। तो यही सब्जेक्ट है, यही डूअर है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया बेटा कि सब्जेक्ट हमेशा डूअर नहीं होते, लेकिन डूअर हमेशा सब्जेक्ट होते। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ आ जाओ, हमने फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में एक डिफरेंस किया है। डिफरेंस क्या किया? जहां पे वह है वहां पे कौन लिख लिया है। देखो अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ डियर कि आखिर पढ़ाने वाला काम यहाँ कौन कर रहा था, यहाँ भी पूछ रहा आखिर कौन है जो कर रहा है। इसका मतलब जो कोई भी होगा वही तो पढ़ा रहा होगा। तो ये क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। अगेन ये डूअर रहा होगा, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट है, क्योंकि यही वो आदमी है जो पढ़ा रहा है, मुझे नहीं पता कौन है तो मैंने कहा कौन। तो कौन जो कुछ भी है वो सब्जेक्ट होगा और यही वो काम करेगा, तो काम करने वाले आदमी को डूअर बोलते हैं। तो यहाँ पे वह सब्जेक्ट है और यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है। दिमाग में एक बात डालनी, क्या बात डालनी है कि जैसे कौन के बारे में आप जानते हो कि ये एक क्वेश्चन वर्ड है। कौन के बारे में आप एक बात जानते हैं कि कौन एक क्या है बेटा? क्वेश्चन वर्ड है। अगर कौन एक क्वेश्चन वर्ड है
तो आज आप ये बात शायद जाने होंगे, लेकिन आज से जानिए कि एक इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट भी बन सकता है। सवाल ये है कि सर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या बनता है, क्या काम करता है? आप अपने आप से पूछिए, आस्क योर सेल्फ कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या काम करता है। आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आज तक आपने सोचा ही नहीं कि सर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या काम करता है। इस तरह का भी सवाल हो सकता है, और मैं क्यों सोचूं, सोचना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में आपके पास चार ही चीजें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। चार ही चीजें हैं ही। जब चार ही चीजें हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इंट्रोगेटिव वर्ड जब आएगा तो इन्हीं चार में से किसी न किसी की जगह पे आएगा। आई रिपीट, सेंटेंस में जुमा जुमा यही चार चीजें हैं। अच्छा, अगर यही चार चीजें हैं तो जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो इन्हीं चार में से किसी न किसी जगह पर आएगा कि कोई पांचवा स्थान लेकर आएगा? इन्हीं चार में से आएगा, क्योंकि सेंटेंस उतने होते हैं। इसका मतलब है कि जब भी इंट्रोगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या अदर वर्ड बनेगा। ध्यान रखो, इंट्रोगेटिव वर्ड वर्ब के स्थान पर नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, और अदर वर्ड के स्थान पर आएगा। जैसे सब्जेक्ट स्थान पे आएगा मतलब हु या वॉट, जो भी वहां पे होगा। ऑब्जेक्ट स्थान पे आएगा होम या वॉट, जो भी वहां पे होगा। अदर वर्ड में आपको पता है चार लोग होते हैं, वेयर, हाउ, वाई, व्हेन। तो ये इंट्रोगेटिव की अपनी पोजीशंस है कि आखिर इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस जब भी आएंगे तो किसी न किसी की जगह पर आएंगे। तो किसकी जगह पर आएंगे? एक ऑप्शन है सब्जेक्ट का, एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, और एक ऑप्शन है आपका इंट्रोगेटिव वो एडवर्ब्स का। ठीक, तो मैंने कहा बेटा ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है यहाँ क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड, ध्यान सुनना, सब्जेक्ट होता है, आई रिपीट, जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट जानने के बाद एक बात आपको जाननी पड़ती है, क्या? कि सर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो आगे के वर्ब जो हम लगाएंगे वो सिंगुलर फॉर्म में लगाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना होकर के प्लूरल फॉर्म में हुआ तो आगे की जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो अब आपको ये जानना पड़ेगा कि साहब जो इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट बन जाते हैं कभी कभी, तो ये क्या माने जाएंगे? सिंगुलर माने जाएंगे या प्लूरल माने जाएंगे? क्योंकि ही, सी, इट ये आपको पता है सिंगुलर होते हैं, आई, वी, दे, यू ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, राजेश, दिनेश, मुकेश ये सिंगुलर होते हैं, बॉयज, दे ये सब क्या है? प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन कोई इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सब्जेक्ट बना तो जानना तो पड़ेगा ना कि सिंगुलर है कि प्लूरल, क्योंकि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के आगे वर्ब भी लिखोगे, और उस वर्ब को डिसाइड करने वाला आदमी कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। तो अगर हमको सब्जेक्ट पता ही नहीं है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आगे क्या लगा पाओगे? लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे कोई वर्ब, आप गलत कर सकते हो। तो इंग्लिश कहती है कि सब्जेक्ट जब इंट्रोगेटिव बन जाए कोई, तो वो दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड में हमें ये नहीं पता कि हम सिंगल पर्सन की बात करेंगे कि डबल पर्सन की बात करेंगे, क्योंकि आपको क्या पता, पता ही तो नहीं है। तभी तो आप पूछ रहे हो भाई साहब पढ़ाता कौन है? हो सकता है कि उसको अंग्रेजी पढ़ाने वाले दो लोग हो। भी आपने कहा तुमको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो आपने कहा सर किसका नाम बताऊं, हमको तीन लोग पढ़ाते हैं। तो आपने कहा तीन लोग पढ़ाते? बोले हाँ तीन लोग पढ़ाते। तो आपने कहा नाम बताओ, मैंने कहा मुकेश, दिनेश, सुरेश, ये पढ़ाते हैं लिटरेचर, ये पढ़ाते हैं लैंग्वेज, और ये हमको डाउट बताते हैं। हो गया। इसका मतलब कौन पूछने पर क्या एक गारंटी है कि सामने वाला एक ही व्यक्ति का नाम लेगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए ये डाउटफुल है। डाउटफुल है इसका मतलब हो भी सकता है एक, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इंग्लिश ने पहले ही कह दिया, ये तुम्हें खुद लगना चाहिए कि इंग्लिश ना कहती तो भी तुमको ही लगना चाहिए कि भाई इंट्रोगेटिव वर्ड अगर सब्जेक्ट बन ही रहा है तो हम चाहे सिंगुलर मान लें और चाहे प्लूरल मान लें, क्योंकि दोनों हो सकता है। हो सकता है कि उसको पढ़ाने वाला आदमी एक आदमी हो और हो सकता है पढ़ाने वाला आदमी दो आदमी हो। हमें ऐसे कैसे पता रहेगा किसके बारे में बात चल। इसीलिए जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का काम करते हैं तो उनको हमेशा सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही माना जा सकता है। हाँ, अब बात आती है कि सर इन जनरल लोग क्या यूज करते हैं? इन जनरल लोग सिंगुलर यूज करते हैं। इन जनरल हम भी आपको अक्सर आपको सिंगुलर यूज करते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन दिमाग में रखिएगा अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो सिंगुलर में नहीं दिया है, ऑप्शन में केवल प्लूरल फॉर्म वाला ही दिया है, तो आप उसको गलत मत मान लीजिएगा, वो भी सही है। वो अलग बात है कि इन जनरल हर आदमी सिंगुलर ही ट्रीट कर लेता है, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में जा सकता है, इसको कोई बुराई नहीं है अगर वो दिया गया ऑप्शन में। इट इज 100% करेक्ट, राइट। अगर ये बात समझ में आ गई, हाँ सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, समझ में आ गया। आइए दो तीन सवाल अभी हम और देखते हैं। तुम्हें कौन सी चीज परेशान करती है? फिर एक सेंटेंस कहा, उसे
कितने लोग जानते हैं, उसे कितने लोग जानते हैं। फिर कहा मैंने कितने लोगों को वह जानता है, कितने लोगों को वह जानता है। ये सेंटेंस आपको क्या करना है, बताना है कि इन गिवन सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है और वर्ब ढूंढना है, ठीक है। और पहले हमने कहा कि कोई भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है, चाहे सब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट और चाहे अदर वर्ड, पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, वर्ब ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब पहचानना सबसे आसान काम होता है बेटा। तो तुम बताओ इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। तो आप कहोगे सर इस सेंटेंस में वर्ब है परेशान करना, बोलो हाँ। इस सेंटेंस में वर्ब है जानना, यहाँ भी वर्ब है जानना। तो आखिर कोई तो होगा जो परेशान कर रहा होगा कोई तो होगा जो परेशान कर रहा होगा और कोई तो होगा जो जान रहा होगा। तो आखिर कौन है परेशान करने वाला, यही तो पूछ रहा है वो, कौन सी चीज। ये क्या है, परेशान करने का काम कर रही है, तो क्या हो गई, सब्जेक्ट। परेशान करना एक एक्शन वर्ब है, परेशान करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, इसका मतलब है ये डूअर हो गई। क्यों भैया आ जाओ। उसे कितने लोग जानते हैं, तो जानना एक वर्ब हुआ, जानना यहाँ भी वर्ब हुआ, और जानना वर्ब एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है, इसका मतलब यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा, जो जानने का काम कर रहा होगा, वो डूअर नहीं होगा, वो सब्जेक्ट होगा। उसी के बारे में बात चल रही है कि आखिर कौन है जो जानता है। तो कौन जानता है, कितने लोग, देखो लिखा है उसे कितने लोग जानते हैं, तो जानने वाला काम कौन कर रहा है, लोग। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट। ध्यान रखना है डूअर नहीं है, क्योंकि स्टेटिव वर्ब है। यहाँ जाओ, कितने लोगों को वह जानता है, इस दो सेंटेंस में फर्क है। यहाँ कह रहा है कितने लोग जानते हैं इसको, और ये कह रहा है कि ये लड़का कितने जानता है कितने लोगों को। अब जानने वाला काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, यहाँ पे ये सब्जेक्ट। तो आखिर बात समझ में आ रही होगी। फिर से दूसरी बात यहाँ करता हूं बेटा, कौन सी चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद आपको ना पता हो। कौन सी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं भैया, वॉट। क्या बोलते हैं वॉट बोलते हैं। कौन सी चीज को इंग्लिश में वॉट बोलते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आज तक आप बचपन से वॉट का मतलब क्या जानते आए थे, वॉट का मतलब आप आज तक क्या जानते आए हैं। अगर आप वॉट का मतलब क्या जानते आए हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि सर हम तो वॉट का मतलब क्या जानते आए हैं, ये तो वॉट का मतलब आज आपने कौन सी बता दिया। बिल्कुल सही बात है, आप जो जानते तो वो भी सही है, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही है। दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये दिमाग में रखो यही लिख देता हूं, अगर वॉट सब्जेक्ट बना तो इसका मतलब होता है कौन सी चीज, कौन सी चीज। और अगर वॉट ऑब्जेक्ट बना तो इसका मतलब होता है क्या, जो आप जानते थे। तो वॉट का मतलब आप क्या जानते थे, बस आप ये नहीं जानते थे कि वॉट का हिंदी क्या तब होता है जब वॉट को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया है। एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। लेकिन वॉट का हिंदी कौन सी चीज होगा तब जब वॉट को सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। तुम बताओ यहाँ पे कौन सी चीज क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का कैसे पता, परेशान करने वाला काम यही कर रही है। और आपको पता है कि कौन सी चीज का मतलब सब्जेक्ट हुआ, वॉट वहां पे, इसका मतलब यहाँ पे वॉट सब्जेक्ट काम करेगा। ठीक, इंट्रोगेटिव वर्ड देखो सब्जेक्ट काम कर रहा है, इसके पहले हु सब्जेक्ट काम कर रहा था, आज व्हाट सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो आप बहुत इसको बुरा मत मानिएगा कि भैया हम सर नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सब्जेक्ट कैसे बन जा रहा है। इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह इंट्रोगेटिव वर्ड कुछ तो करेगा, कुछ तो करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा, ऑब्जेक्ट काम करेगा, अदर वर्ड काम करेगा, कुछ तो करेगा ही। तो यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। यहाँ आ जाओ, कितने लोगों की इंग्लिश आप पहले से जानते हैं बेटा, हाउ मेनी पीपल, बोलो हाँ, हाउ मेनी पीपल, एकदम सिंपल है, हाउ मेनी पीपल। अब हाउ मेनी पीपल कैसा नाउन हो गया, प्लूरल फॉर्म में होगा, बिकॉज हाउ मेनी हमेशा प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये बन गया, देखो अभी तक सब्जेक्ट था व्हाट, आज बन गया हाउ मेनी पीपल। तो कोई भी सब इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड है।
और ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का काम कर सकता है। मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी इस बात को सेट करेंगे। हाँ सर, अब मैं भी समझ गया कि सब्जेक्ट में हमेशा रमेश दिनेश मुकेश ही नहीं आएगा, सब्जेक्ट में हमेशा ही सी इट आई वी दे नहीं आएगा, सब्जेक्ट में कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आ सकता है। यहाँ आ जाओ, कितने लोगों को वह जानता है यहाँ सब्जेक्ट कौन है, असर्टिव वर्ड है। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड तो नहीं है, ये असर्टिव वर्ड है। तो बस मैं जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि इंट्रोगेटिव वर्ड भी सब्जेक्ट काम करते हैं। अच्छा, इन एग्जाम्पल से आपको ये पता लगा होगा कि सर इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट काम कर सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन एक बात अभी आप नहीं समझ पाए हैं, याद रखिएगा कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा एक शब्द का, सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा एक शब्द का हो, सब्जेक्ट एक शब्द से ज्यादा शब्द का भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर इस बात को समझना है तो कैसे समझेंगे, ऐसे मैंने कहा जो कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसे इनाम मिलेगा। उसे इनाम मिलेगा। जरा ध्यान से पढ़ो और सोचो। मैंने अभी कहा कि सब्जेक्ट हमेशा एक शब्द के नहीं होते, सब्जेक्ट कई शब्दों का हो सकता है। इवन सब्जेक्ट कई शब्दों का हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है, 2 लाइन का भी हो सकता है, 3 लाइन का भी हो सकता है, 4 लाइन का भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो भी आपने महसूस किया, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ऐसे यहाँ से मान लो कोई स्टैंजा शुरू हुआ पैराग्राफ, और लगातार लाइन लिखी हुई है, लाइन लिखी हुई, लाइन लिखी हुई है, और यहाँ जाके फुल स्टॉप दिखता है। इस फुल स्टॉप और स्टैंजा के स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में कम से कम 10 लाइन लिखी होती, 8 लाइन लिखी होती, 6 लाइन लिखी होती। अच्छा, जहां शुरू करोगे, जहां फुल स्टॉप लगाओगे, फुल स्टॉप तभी लगाओगे जब पहला सेंटेंस कंप्लीट होगा। अभी कुछ देर पहले आपने ये समझा सीखा कि अगर सेंटेंस, एक सेंटेंस कहाँ खत्म होगा, इन 4 वर्ड को लिखने के बाद। जब सेंटेंस में 4 ही वर्ड लिखने थे तो सवाल ये आएगा कि सर ये बताइए आखिर 4 वर्ड का बात ये 6 लाइन में कैसे हो गया। भाई अगर एक सेंटेंस में 4 ही चीज लिखनी होती है तो इन 4 को लिखने के लिए 6 लाइन कैसे लग गया। लगा, क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट एक शब्द का होता है, तुम ये मान के बैठ गए हो कि रमेश दिनेश मुकेश। ऑब्जेक्ट एक शब्द का होता है, तुम मान के बैठ गए हो रमेश दिनेश मुकेश। अदर वर्ड एक शब्द का होता है, तुम मान के बैठ गए हो नहीं। ये सारे शब्द एक शब्द के भी हो सकते हैं, 2 शब्द के भी हो सकते हैं, 1 लाइन के भी हो सकते हैं, 2 लाइन के भी हो सकते हैं, 4 लाइन के भी हो सकते हैं। सोचो, अगर सब्जेक्ट ही 4 लाइन का लिख दो, ऑब्जेक्ट 2 लाइन का लिख दो, अदर वर्ड 5 लाइन का लिख लो, हो गया 15 लाइन। तो एक ही सेंटेंस ऑटोमेटिक खिंच जाएगा, 15 लाइन का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, रहेगा 4 ही खेमा, मतलब उसमें से कुछ पार्ट ये रहेगा, कुछ पार्ट ये रहेगा, कुछ पार्ट ये रहेगा, कुछ पार्ट ये रहेगा, मतलब रहेगा 4 ही चीज, 5वां नहीं आएगा, 4 ही चीज रहेगा। अब आप उन 4 को वास्तव में फाइंड आउट कर पाने की क्षमता में आ जाइए। इसी को बोलते हैं कि आपके इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप। मतलब आप जैसे ही कोई सेंटेंस 15 लाइन का भी आया तो आपने तुरंत समझ गया इतना पार्ट सब्जेक्ट, इतना पार्ट वर्ब, इतना पार्ट ऑब्जेक्ट, इतना पार्ट अदर, काम खत्म। ये बात जब तुम समझ जाओगे तुमको लगेगा हाँ सर वास्तव में सेंटेंस अब हम इजिली डिकोड कर पाते हैं, मतलब पाने के बाद समझ पाते हैं कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। जब हम यहाँ आएंगे इस सेंटेंस में, हमें ये जानना है कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है। हमने पहले कहा कि बेटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, हम जब खोजते हैं तो पहले किसको खोजेंगे, पहले वर्ब को खोजेंगे।
जब वर्ब को खोजेंगे तुम बताओ इसमें वर्ब कहाँ है? वर्ब है ये इनाम, सॉरी क्वालिफाई करना, एक एक वर्ब, और एक वर्ब है इनाम पाना। दो वर्ब है, एक वर्ब है इनाम पाना और एक वर्ब है क्वालिफाई करना। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई तो होगा जो क्वालिफाई करने का काम कर रहा होगा, और कोई तो होगा जो इनाम पाने का काम कर रहा होगा। एक बार सोच के देखो कौन है वो जो क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो पढ़ो सेंटेंस को। सेंटेंस लिखा है जो कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, मतलब कि वो आदमी जो क्वालिफाई करेगा। तो कौन? जो कोई भी, मुझे नहीं पता, रमेश, दिनेश, मुकेश, राकेश, कोई भी हो सकता है। हमें नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं। आखिर क्वालिफाई करने वाला आदमी कौन है? यही यही, जो कोई भी। ये जो वर्ड लिखा गया बेटा, ये वर्ड क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का। अच्छा, हमको पता है क्वालिफाई करना एक एक्शन वर्ब है, तो फिर इस सब्जेक्ट को हम क्या बोल देंगे? डूअर बोल देंगे। ये डूअर है, सब्जेक्ट भी और डूअर भी है। आखिर क्वालिफाई करने वाला काम कौन कर रहा है? जो कोई भी। जो कोई भी मतलब देयर में बी एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है। आखिर इनाम पाने वाला काम कौन कर रहा है? दूसरी वर्ब की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर सेंटेंस में डियर वर्ब है तो तय है सब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना इस बात को, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर वर्ब है तो तय है सब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा ये गारंटी नहीं है। ये नहीं रहेगा तब भी सेंटेंस चल जाएगा। वैसे तो सेंटेंस के अंदर जुमा जुमा चार चीजें होती हैं, लेकिन ऐसी वो चीज जिसके बिना सेंटेंस संभव ही ना हो पाए, तो वो चीज दो है, सब्जेक्ट और वर्ब। और ऐसी वो चीज जिसके बिना भी सेंटेंस संभव हो, तो ऐसी भी चीज दो है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई बहुत समस्या इसमें नहीं आने वाली। तो आपको समझना है डियर कि हम जब भी कभी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम ये वर्ब लिख रहे हैं तो इस वर्ब का कोई तो सब्जेक्ट होगा, वो है। हम ये वर्ब लिख रहे हैं तो इस वर्ब का कोई तो सब्जेक्ट होगा। आखिर कोई तो होगा जो इनाम पाने का काम कर रहा है। तो तुम जरा सोच के बताओ कौन है वो जो इनाम पाने का काम कर रहा है? आखिर वो ऐसा कौन है जो इनाम पाने का काम कर रहा है? तो आप कहेंगे सर इनाम पाने वाला काम कौन करेगा? जो कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। मतलब ये आप कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसे, वो आदमी इनाम पाएगा। इसका मतलब इनाम पाने वाली वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो इतना नहीं है, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है, पूरा सेंटेंस है। देखो ये अपने आप में एक सेंटेंस है। ये पूरा बड़ा वाला सेंटेंस इस वाली वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई रिपीट, यहाँ पूरा का पूरा एक सेंटेंस है जो आगे वाली वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और मैंने अभी कहा था कुछ देर पहले कि बेटा जो सब्जेक्ट होता है वो एक सेंटेंस का भी हो सकता है, दो सेंटेंस का भी हो सकता है, 4 लाइन का हो सकता है, 5 लाइन का हो सकता है। बस आप पहले सब्जेक्ट खोजने की आदत डालिए। आखिर इनाम पाने वाला काम कौन करेगा? पूरा करेगा जो कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो। अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊं, अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूं, देखो क्या बन के आएगी तो आपको शायद समझ में आए। इसकी इंग्लिश बनती भैया, ध्यान रखो मैं यहाँ मेंशन करते रहूँ पहले कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है? सब्जेक्ट है इस वाली वर्ब के, और इस वाली वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट है। तो जो कोई भी को इंग्लिश में बोलते हैं भैया हु एवर, क्या बोलते हैं? हु एवर। जो कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, हु एवर क्वालिफाइज दिस एग्जामिनेशन, whoever qualifies this examination, जो कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। अब ये देखो ध्यान से, अब इस सेंटेंस के अंदर ये जो क्वालिफाई करना वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। अभी कल आपको सिखाया था बेटा कि वर्ब के पहले जो भी आप नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे वो काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का।
वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे वो काम किसका करेगा? ऑब्जेक्ट का। डन। फिर मैंने उल्टा कहा, अगर मान लो वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट लिखा है, लिखा ही होगा क्योंकि वर्ब बिना सब्जेक्ट का पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब आप उल्टी बात भी समझते रहना कि अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट तो रहा ही होगा उसके पहले, और सब्जेक्ट कहाँ लिखा होगा? वर्ब के पहले ना कि बाद। इसका मतलब जो सब्जेक्ट लिखा गया है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी नाउन प्रोनाउन के अंतर्गत रहेगी, इसके बाहर तो जाएगी नहीं। इसका मतलब है जैसे क्वालिफाइज करना एक वर्ब है, तो इसका ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इसका मतलब जरूर ये नाउन या प्रोनाउन ही रहा होगा, इसके बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट जो भी होगा उसके पहले ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात, वो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही रहेगा। अब क्योंकि हमको तो पता नहीं किसके बारे में बात चली, तो प्रोनाउन ही हुआ, किसी न किसी व्यक्ति के स्थान पर आएगा, तो ये यहाँ प्रोनाउन काम कर रहा है। आ जाओ, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट इस वर्ब के पास है, अच्छा इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट इसके पास रहेगा। तो कह रहा है कि जो कोई भी इस एग्जाम में क्वालिफाई करेगा यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हो गया बेटा? ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब आगे वाली वर्ब के लिए, आगे वाली वर्ब क्या है? इनाम पाना। तो मैंने कहा विल बी अवार्डेड। देखिए हमने कहा whoever qualifies this examination will be awarded। तो will be awarded जो ये वर्ब लिखी गई है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही पूरा है कि आखिर इनाम किसको मिलेगा? जो कोई क्वालिफाई करेगा इस एग्जाम को। ये पूरा सेंटेंस ये सब्जेक्ट है इस वाली वर्ब, और ये वाला सब्जेक्ट इस वाली वर्ब का है। तो सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, 4 लाइन का हो सकता है, 10 लाइन का हो सकता है, ये आपको समझना है। मतलब माइंडसेट आप ये मत करिएगा कि हम सब्जेक्ट में रमेश दिनेश मुकेश ही लिखेंगे, ही सी इट आई वी दे लिखेंगे, नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। तो आज के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आखिर क्यों किताबों के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस 6-6 लाइन के लिखे होते हैं। तो जो एक सेंटेंस 6 लाइन के लिखे होते हैं, इसका मतलब उसमें सब्जेक्ट बड़े बड़े होंगे, ऑब्जेक्ट बड़े बड़े होंगे, अदर वर्ड्स बड़े बड़े होंगे। तो अब आपको चारों बाइफरकेट करके पढ़िए, सब्जेक्ट को अलग बाइफरकेट करिए, वर्ब को अलग करिए, ऑब्जेक्ट को अलग करिए, अदर वर्ड्स को अलग करिए, तो आपको 4 ही चीज दिखेगी। तब आपको सेंटेंस को डिकोड करना आसान रहेगा और आपको बड़ा इजी लगेगा, मतलब करने में कुल मिलाकर। आई होप ये बात समझ में आ गई। एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस कहा, जिस किसी को भी मैं बुलाता हूं वह तुरंत आता है। ये स्टेटमेंट फिर से हमको क्या करना है डियर? वही करना है, पुराना काम, सब्जेक्ट खोजना है। अगर हम सब्जेक्ट खोजेंगे तभी समझ पाएंगे। आइए सब्जेक्ट खोजते हैं इसमें। जरा देखो यहाँ पे 2 एक्शन है, एक एक्शन है बेटा बुलाना, एक वर्ब है, और एक वर्ब है आना। हमने कहा जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले कि बेटा अगर वर्ब लिखोगे तो वर्ब का अपना सब्जेक्ट तो आएगा, बिना सब्जेक्ट के कोई वर्ब एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यही सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। बाकी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का होना और ना होना कोई गारंटी वाली बात नहीं, ये ऑप्शनल होते हैं। इनको दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑप्शनल है और ये मैंडेटरी है, दोनों में फर्क है। तो सेंटेंस को जो कंप्लीट मीनिंग होती सेंटेंस की, वो सब्जेक्ट और वर्ब ही मैंडेटरी पार्ट होते हैं। अच्छा ऐसा हमेशा नहीं होता, पसंद मत होइएगा, आगे चलकर आप समझेंगे वर्ब के अपने एट्रीब्यूट्स में, तो आपको बात समझ में आएगी। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो ट्रांजिटिव होती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो आएंगी ही नहीं। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होती हैं, वो ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी लेंगी। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें 2 चीज ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और वर्ब। आइए, ये अगर वर्ब है तो कोई तो होगा जो बुलाने वाला काम कर रहा होगा। तो साहब कौन है जो बुला रहा है? कौन है? दैट इज आई। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। बुलाना एक एक्शन तो डूअर भी हो जाएगा। अच्छा बुलाने वाला काम तो आई कर रहा है। जरा देखो आने वाला काम कौन कर रहा है? आने वाला काम कोई तो होगा जो आ रहा होगा, आना एक एक्शन होगा। सेंटेंस पढ़ेंगे, लिखा है जिस किसी को भी मैं बुलाता हूं वो तुरंत आता है।
आखिर कौन आता है? जिस किसी को भी मैं बुलाता हूं वो आदमी। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में इस वर्ब का यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सेगमेंट जिसको आप सेंटेंस के तौर पर देख रहे हो, ये पूरा सेगमेंट सब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए? इस आगे वाली वर्ब के लिए। मतलब सब्जेक्ट, अगेन सब्जेक्ट मे बी ऑफ सिंगल वर्ड, मे बी ऑफ टू वर्ड्स, मे बी ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, मे बी ऑफ सिंगल लाइन, मे बी ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस, राइट। तो हमने ये बताने का प्रयास किया है कि सब्जेक्ट यहाँ पे एक शब्द का है और यहाँ पे इस वाली वर्ब का एक सेंटेंस है। अगर मैं इस सेंटेंस को वापस से इंग्लिश में लिखना चाहूँ, सर इसके इंग्लिश में क्या लिखेंगे? देखो, जैसे जो कोई भी को इंग्लिश में बोलते हैं हु एवर, तो वैसे ही जिस किसी भी को इंग्लिश में बोलते हैं हुम एवर। क्या बोलते हैं भैया? हुम एवर। अभी आप इससे मतलब मत रखिएगा कि सर हमको इंग्लिश बनानी नहीं आ रही है, आप इंग्लिश कैसे बना दे रहे हैं। ये बातें आगे के लिए हैं, अभी हम आपको इंग्लिश बनाना सिखा नहीं रहे, परेशान मत होइएगा। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि सब्जेक्ट क्या आप पहचान पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या आप पहचान पा रहे हैं। अगर पहचान पा रहे हैं तो देखो क्या है, हुम एवर आई कॉल। देखो कॉल एक वर्ब है, तो वर्ब के पहले इसका अपना क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। लेकिन हमको पता है कि ये पूरा सेगमेंट भी किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। जिस किसी को भी, ये हो गया हुम एवर। आई कॉल, मैं बुलाता हूं, ये हो गया पूरा सेंटेंस। वो तुरंत आता है, वो तुरंत आता है। बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कौन है। हुम एवर आई कॉल, हुम एवर आई कॉल, तुरंत आता है। आना इज कम्स, आना इज कम्स immediately, whomever I call comes immediately। देखो comes क्या है? वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? whomever I call। आखिर कौन आता है? जिस किसी को भी मैं बुलाता हूं, whomever I call। ये पूरा का पूरा सेगमेंट क्या है बेटा? सब्जेक्ट है इस आगे वाली वर्ब के। whomever I call comes immediately, whomever I call comes immediately। तो कॉल का सब्जेक्ट आई केवल एक शब्द का है, लेकिन कम्स का सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जब भी कोई वर्ब आप लिखते हो तो वर्ब का सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, एक लाइन का भी हो सकता है। आई होप कि आपको अभी भी बात समझ में आ गई होगी अब तक कि हाँ सर सेंटेंस बड़े भी, मतलब सब्जेक्ट बड़े भी हो सकते हैं। ये बातें क्लियर है भैया? चलिए, अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर। ये सब्जेक्ट की बात मैंने आपसे कर दिया कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे है, समझ में आ गया। अभी इसके बारे में हम जब टेंसेस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर आपके यहाँ, अभी हम कोई चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ ब्रीफिंग चल रही है कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज प्रेपोजिशंस, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज अदर वर्ड। मतलब हम अभी टर्म्स को सीख रहे हैं, एकदम कक्षा 2 वाली चीज सीख रहे हैं, ताकि हम जब कक्षा 15 की बात करें ना तो आपको बात समझ में आए। वरना हम टेंस, जैसे होता क्या है, इन जनरल टीचर्स जो एक्सपीरियंस नहीं होता जिनके पास, वो डायरेक्टली चैप्टर पे आ जाते हैं, वो टेंस चैप्टर स्टार्ट कर दिए। मेरे भाई टेंस चैप्टर पढ़ाने के लिए पहले बच्चे को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, वर्ब, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इन सब के बारे में पता हो। अच्छा आप कहेंगे सर मुझे तो पता है। नहीं, आपको जो पता है वो पता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। इसीलिए हमें ये क्लास देनी पड़ रही है ताकि स्टूडेंट्स हमारे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना सीखें, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना सीखें। आइए थोड़ी सी बात करते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। सब्जेक्ट तो बहुत देख लिया, ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट तो वो है जिसके बारे में बातचीत चल रही है, अबाउट होम ऑब्लिक व्हाट वी आर टॉकिंग। फिर बात आती है सर ऑब्जेक्ट कौन है। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को अपनी भाषा में हम दो चीजें बोलते हैं, एक वन हु रिसीव्स, और दूसरा समथिंग। एसटीएच का मतलब समथिंग, एसटीएच का मतलब समथिंग, मैं लिख भी दे रहा हूं, समथिंग। समथिंग को इन शॉर्ट हम एसटीएच बोलते हैं, ठीक है। तो वन हु रिसीव्स एक हो गया, दूसरा हो गया समथिंग विच इज रिसीव्ड। समथिंग विच इज रिसीव्ड। जरा समझना आखिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो रिसीव करते हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? रिसीवर। क्या बोल सकता हूं भैया? रिसीवर।
मतलब एक ऐसा पर्सन जो कोई चीज रिसीव करता है, जो कोई चीज रिसीव करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और एक ऐसा चीज, नॉट पर्सन, एक ऐसा चीज समथिंग दैट इज रिसीव्ड, जिसको रिसीव किया जाता है, वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट आपके दो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। दोनों को कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों के जो रिप्लाई होते हैं ना बेटा, एक मिलता है होम के रिप्लाई से और एक मिलता है व्हाट के रिप्लाई से। होम का रिप्लाई भी आपको ऑब्जेक्ट देगा, बट उसका नाम क्या पड़ेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई भी आपको ऑब्जेक्ट देगा, बट उसका नाम क्या पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर बोल दे रहा हूं बेटा, ऑब्जेक्ट समझ लो पहले फिर से। हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक सिंपल और देहाती भाषा में क्या समझेंगे कि सर ऑब्जेक्ट वो है जो रिसीव करेगा। जैसे मान लो, एक एग्जांपल से बात को पहले समझते हैं, फिर यहां वापस आते हैं। मैंने कहा ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड। देखो सब्जेक्ट कौन है जो इस वाले काम को करेगा, सब्जेक्ट कौन है इन जनरल जो ये वाला काम, वर्ब का मतलब कोई काम, आना जाना खेलना कूदना जो भी काम रहेगा, यहाँ जो भी तुम काम लिखोगे इस काम को परफॉर्म कौन करेगा, यही सब्जेक्ट। अच्छा, अगर आप कोई काम परफॉर्म करेंगे, कोई काम करेंगे, तो आपके करने का जो इफेक्ट है वो भी तो कहीं ट्रांसफर होगा। मान लीजिए आपने एक कंटाप मारा, तो कोई तो होगा जो कंटाप पाया भी होगा, यस या नो, पाया होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी को मारूंगा एक तबड़ाक, तो कोई तो होगा जो एक तबड़ाक पाएगा भी। इसका मतलब जब ये परफॉर्म करेगा कोई एक्शन, तो इसके परफॉर्म करने का जो इफेक्ट है वो जो रिसीव करेगा वही ऑब्जेक्ट है, ये रिसीवर है। ये रिसीवर, ये देहाती भाषा में समझना है कि जो आदमी इस काम को करेगा वो तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये अगर कोई काम करेगा तो इसके करने का जो इफेक्ट है वो ट्रांसफर होगा, और उस ट्रांसफर को जो रिसीव करेगा दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो बस समझना कि अगर अगर आप किसी को जान से मारेंगे तो कोई तो होगा जो जान से मरा भी होगा, तो जो जान से मरेगा उसने आपके मारने का इफेक्ट रिसीव कर लिया, मर गया, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का मतलब उस चीज को रिसीव करने वाला। तो ऑब्जेक्ट केवल रिसीवर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहां मैंने रिसीवर दिखा दिया, लेकिन यहां मैंने बताया दिया आपको कि ऑब्जेक्ट एक तो रिसीवर है और एक उसको भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट जिस चीज को आप रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ही गेव मी अ बुक। देखो हमने कहा कि इसने दिया, आखिर देने वाला काम कौन कर रहा है, ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अगर ये कुछ दे रहा है तो क्या दे दिया इसने, बुक दे दिया, और किसको दे दिया, मी को दे दिया। अब तुम बताओ मी क्या कर रहा है, इस किताब का रिसीवर है। अगर मैंने किताब दिया किसी को तो कोई रिसीव किया होगा, जो रिसीव करेगा वो पर्सन ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसके अलावा वो जो चीज रिसीव करेगा वो भी तो ऑब्जेक्ट है, और उसने क्या रिसीव किया बेटा, अ बुक, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वो पर्सन जो रिसीव कर रहा है और एक वो चीज जिस चीज को रिसीव की जा रही है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट पाने के दो रास्ते हैं, एक आपको होम के रास्ते मिलेगा, एक आपको व्हाट के रास्ते मिलेगा। इन दोनों से वर्ब में रिप्लाई लेंगे। कहां से लेंगे बेटा, वर्ब में रिप्लाई लेंगे। मैंने पहले बता चुका हूं कि कुछ भी खोजना हो आपको जाना पड़ेगा वर्ब के पास। वर्ब के पास आप जाइए, वर्ब से आप होम का रिप्लाई लीजिए और वर्ब से आप व्हाट का रिप्लाई लीजिए। जो भी आंसर आएगा दैट इज योर ऑब्जेक्ट। जो कुछ आंसर मिलेगा सब वर्ब से मिलेगा। तो हम वर्ब से होम और व्हाट का रिप्लाई लेंगे तो यू विल गेट योर ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना, होम से जो मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब ये वो चीज होगी, वो पर्सन होगा जो रिसीव कर रहा होगा, मतलब रिसीवर। ये क्या होगा, ये रिसीवर हो गया। और व्हाट का जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ये वो चीज होगी जिस चीज को रिसीव की जा रही होगी। समथिंग दैट इज रिसीव्ड, समथिंग दैट इज रिसीव्ड, ये वो चीज होगी जिस चीज को आप रिसीव कर रहे हैं, वो व्हाट का रिप्लाई है। तो भैया आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट के दो तरीके हैं जहां से आपको डील करना है, एक तो वो रिसीवर और एक वो जो चीज रिसीव की जा रही है। बात ये आती है कि सर ठीक है, हम समझ गए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का सेंस डेवलप हो गया, देहाती भाषा में कैसे इसको यूज करते हैं। तो आपके सामने दो चैलेंज आएगा कि क्या सर हम सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को खोज पाएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, पहला। दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट खोज लिए
तो अगर हमसे ये कह दिया गया भाई साहब इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखो, अब अगर दो ऑब्जेक्ट पा गए हैं तो इंग्लिश में लिखना भी तो जानना चाहिए। तो आपके सामने चैलेंज आएगा कि सर पहले बताइए कि ऑब्जेक्ट को लिखेंगे कहाँ, दूसरा जहां लिखेंगे तो कौन पहले कौन बाद में, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो हैं आपके पास, एक नहीं है। जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कोई एक पहले आएगा कोई एक बाद में जाएगा। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कौन पहले आएगा और कौन बाद में जाएगा, इसके बारे में कैसे पता लगेगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे इन तीनों के ऊपर कि ऑब्जेक्ट पहले खोजना सीखिए, फिर ऑब्जेक्ट को रखना सीखिए, फिर ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग कैसे होगी। मतलब हमें तीन बातों के ऊपर चर्चा करनी है, तीन बातों के ऊपर कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक बात, कहाँ लिखेंगे इंग्लिश में, दूसरा सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एक बात कि अगर आ गया तो फिर सीक्वेंस क्या होगा, कौन पहले कौन बाद, और तीसरा जो मतलब जो पहला पॉइंट होना चाहिए था कि फाइंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को खोजना, फाइंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। आखिर ऑब्जेक्ट को खोजेंगे कैसे, तो जैसे ऑब्जेक्ट को खोजेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ सर इसको रखेंगे, और रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, पोजीशन क्या है, फिर आप अगर पोजीशन ढूंढ ली तो क्या ढूंढना पड़ेगा, सीक्वेंस क्या है। इन तीनों के ऊपर हम लोग को अब बात करनी है, ऑब्जेक्ट की बात यहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज मैं प्रॉमिस करता हूँ या मुझे उम्मीद है कि जो भी बातें आपको सिखाई समझाई गई आपके लिए न्यू होंगी, अच्छी होंगी, समझ में भी आई होंगी, क्योंकि बहुत लॉजिकल चीजें थी, ये बहुत कम लोग जानते रहते हैं। अगर इन बातों को इस अंदाज में इस तरीके से आप सीखे समझे रहेंगे तो आपके लिए बेहद आसान होगा आगे की यात्रा को मेरे साथ चलना। वरना आगे की जो यात्रा जर्नी है ना आगे, तो वो मेरे साथ अब चल नहीं पाएंगे, आपको लगेगा साथ तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप नियम और अपवाद में फंसे हुए हैं। उससे बाहर आइए, इन बातों को यहाँ से देखिए आप, ठीक है। इसी उम्मीद से आज मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, जाके बढ़िया से रिवाइज करिए, कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी। थैंक यू सो मच।